Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject estimating and costing. Our unit is valuation and our topic is methods of valuation. So we have already learned the names of methods of valuation in our previous lecture. Today we are going to describe them in brief. So our first method is rental method of valuation. In this method, the net income by way of rent is found out by deducting all the outgoings from the gross rent. A suitable rate of interest as prevailing in the market is assumed, and and year purchase is calculated. The net income multiplied by the year's purchase gives the capitalized value on or valuation of rent is known or probable rent is determined by inquiries. बेसिकली रेंटल मेथड में क्या चीज़ है कि इन दिस केस जो आपका नेट इनकम ऑफ रेंट है उसको आप कैसे फाइंड कर सकती हैं? बाय डिडक्टिंग ऑल द आउटगोइंग्स. जैसे अपनी बिल्डिंग में 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसमें से जितनी आपकी आउटगोइंग्स लगी, मतलब जो आपके अनयूजुअल अदर देन कंस्ट्रक्शन के अलावा जो खर्चा हुआ, आने जाने का, मटेरियल्स स्टोर करने का या बाकी सारी चीज़ें, वो सारी की सारी अगर आप आउटगोइंग्स माइनस कर देंगे तो आप एक फिक्स तो नहीं, एक नियर बाई अमाउंट रेंट का जान सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे मार्केट में आपकी प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है, एज वेल एज ईयर्स परचेस आप हर मंथ मतलब हर ईयर इसका कैलकुलेट करेंगे तो उस वे में भी आपको प्रॉपर्टी के अप एंड डाउन जो रेंट के उसमें आएगा परसेंटेज में, वो आपको पता चल सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलेगा आपका. और अगर ईयर परचेज को आप नेट इनकम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी वजह से भी आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू या एक वैल्यू मिल जाएगी रेंट के लिए, जो आप रेंट मतलब अपनी बिल्डिंग को अगर आप रेंट पे उठाना चाहते हैं या फिर आपने रेंट पे उठा रखी तो आप उसकी वैल्यू एक्चुअल मार्केट रेट पता कर सकते हैं. सो इन दिस केस रेंटल वे में मतलब कि रेंट के थ्रू आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी एक्चुअल कॉस्ट पता कर सकते हैं कि वो उस मार्केट एरिया में कितने तक की है. सेकेंड मेथड देखते हैं, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट. अब देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो इसमें क्या है, दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग्स लाइक होटल्स, सिनेमा थिएटर्स एक्सेट्रा, for which the capitalized value depends on the profit. In such cases, the net annual income is worked out after deducting from the gross income as possible. Working expressions, outgoing, interest on the capital investment etc. The net profit is multiplied by years purchase to get the capitalized value. In such cases the valuation may work out too high in comparison with the cost of construction. So now अब हम इस केस में क्या देख रहे हैं, बेसिकली वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट. अब आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स आपकी यूजुअली पब्लिक बिल्डिंग्स हैं या थिएटर्स हैं, हॉल्स, मॉल्स हैं या कोई होटल्स हैं, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बेसिकली आपकी कि कितना प्रॉफिट इस बिल्डिंग से आउटकम आ रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. अब अगर आपको वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट निकालना है तो इस केस में क्या है कि आपका जो एनुअली आप कितना उस बिल्डिंग से कमाते हैं उसमें से ग्रॉस इनकम को डिडक्ट कर दीजिए, जिसमें आपकी सारी की सारी चीज़ें, जैसे आपने कितना उसमें पैसा लगाया, कितना उसमें आउटगोइंग दी और बाकी जो भी आपके एक्स्ट्रा खर्चे हुए, वो सारी की सारी चीज़ें भी इसमें से डिडक्ट करेंगे तो आपको एक कैपिटलाइज इन्वेस्टमेंट पता चलेगी कि आपने कितना, आपको इसमें से प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट को आप ईयर परचेज से आपने मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यूएशन, उस बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू क्या है मार्केट में. कॉज देखिए जितना ज़्यादा, और हाँ इस केस में आपकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा भी आ सकती है. क्योंकि जितना आपने खर्च किया है लेकिन
फॉर एग्जांपल अगर आपने एक थिएटर बनाया है या एक होटल बनाया है तो आपकी वैल्यूएशन बिल्डिंग में आपने पैसा जितना लगाया हो सकता है आपका नेट प्रॉफिट उससे बहुत ज़्यादा हो। सो ये टोटली डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि आपका एरिया जो है वो कितना हाईली डेवलप्ड है फॉर पब्लिक यूज़, या फिर आपके यहाँ पे कितना ज़्यादा रश या क्राउड रहता है, उस पर डिपेंडेंट है। सो थर्ड मेथड देखते हैं, डिप्रिशिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अब डिप्रिशिएशन अपन ऑलरेडी जानते हैं, आपको किसी भी बिल्डिंग में हर बार कुछ ना कुछ माइनस करते रहना पड़ेगा एज अ डिप्रिशिएटेड वैल्यू कि इतना इस साल में इसमें इतनी कमी आ गई हमारे प्रॉपर्टी पे। सो इसमें देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द डिप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द प्रेजेंट डे रेट्स इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला देखते हैं अभी अपन। सो अपना फॉर्मूला सिंपल सा है, कैपिटल डी इक्वल्स टू पी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 100 माइनस आर स्मॉल आर इंटू स्मॉल डी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज अपॉन 100 बिगर ब्रैकेट टू द पावर n। सिंपल सा फॉर्मूला है। सो इसमें अपन को p जो d है वो क्या है, डिप्रिशिएटेड वैल्यू, p इज प्रेजेंट जो अपनी कॉस्ट एट प्रेजेंट मार्केट रेट, जो आपकी प्रेजेंट मार्केट में जो आपकी कॉस्ट है उस बिल्डिंग की आपको जो पता चल रही है वो। आर डी क्या है, फिक्स परसेंटेज ऑफ डिप्रिशिएशन, जिसमें आर क्या है, रेट है, जो वहाँ पे एक आपका प्रेजेंट में 1% चलता है किसी भी चीज़ का कि 5% इंक्रीज़ होगा, 10% इंक्रीज़ होगा, 2% इंक्रीज़ होगा, वो आपका आर हो जाएगा। डी क्या है, डिप्रिशिएशन, एट प्रेजेंट आपकी इस बिल्डिंग पे कितना डिप्रिशिएशन का इफेक्ट पड़ रहा है। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ बिल्डिंग हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, जितने साल पुरानी आपकी बिल्डिंग है वो आपका एन हो गया। सो अगर आप ये सारी वैल्यूज़ पुट ऑन करेंगे तो आपके पास कैपिटल डी आ जाएगा। कैपिटल टी क्या है, डिप्रिशिएशन वैल्यू है, वैल्यूएशन है आपकी उस बिल्डिंग को। आपने डिप्रिशिएशन मतलब उसका जितना भी वो पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है उसमें डिप्रिशिएशन वैल्यू हटाने के बाद जो उसका वैल्यू बचेगा वो वैल्यू आपको यहाँ इस फॉर्मूले से पता चलेगी। सो अब इसी में और देखते हैं, टू फाइंड द टोटल वैल्यूएशन of the property, the present value of land, water supply, electric supply and sanitary fitting etc should be added in the above value। मतलब अगर आपको टोटल वैल्यूएशन निकालनी है प्रॉपर्टी की तो फॉर इन केस कि आपने वहाँ पे बहुत सारे अप्लायंसेस लगा रखे हैं या जो लैंड का एरिया है वो आपको बहुत महंगा है, भले ही आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट कम हो। कई बार आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन अपन बहुत ज़्यादा नहीं करते, बहुत ज़्यादा लैंड एरिया वास्टली छुटा रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी कैपिटल जो आपकी बिल्डिंग है उसकी कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन आपकी जो लैंड एरिया की कॉस्ट है वो हाईली इंक्रीज्ड हो जाएगी। सो उस केस में लैंड की वैल्यू जुड़ेगी, प्लस आपने वाटर सप्लाई सिस्टम दे रखा है। वाटर सप्लाई सिस्टम एज यूजुअल अगर आपने ट्यूबवेल खोद रखा है, वेल्स खोद रखे, हैंडपम्प लगाया है या आपने थ्रू गवर्नमेंट वाटर सप्लाई ली है, तो जो भी सोर्स है आपका इसके लिए भी आपने कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा वो। तीसरा इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब आपने अक्सर देखा होगा कि गांव वगैरह जैसे या फिर कहीं आप घर बनाते हैं तो उसके लिए आपको पहले एक बार कनेक्शंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एज वेल एज आपको हर एक चीज़ न्यूली बिल्कुल ब्रांड न्यू लगानी पड़ती है। सो आप जो कुछ भी कनेक्शंस के लिए जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने मीटर लगाया है वगैरह वगैरह जो भी है वो चीज़। सैनिटरी फिटिंग्स, एक बार के लिए आप सैनिटरी फिटिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे। सैनिटरी फिटिंग्स प्रोवाइड करने के लिए आपको पहले आपका सेप्टिक टैंक बनाना पड़ेगा, है ना, या फिर आप क्या करेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू अपने घर के सामने जो सीवर सिस्टम है वो लगवाएं। कोई भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। सो इन सारी चीज़ों के लिए भी अपने पास क्या होता है, कैपिटल कॉस्ट कुछ ना कुछ खर्च होती है। अब द वैल्यू ऑफ आर डी कैन बी टेकन इन द टेबल गिवन बिलो। अब मैंने एक टेबल बनाई है जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको बिल्डिंग की एज पता हो, है ना, कि कितने साल पुरानी बिल्डिंग हो गई, उसके हिसाब से आप आर डी की वैल्यू ले सकते हैं। सो फर्स्टली अपने पास क्या है, सीरियल नंबर, लाइफ ऑफ बिल्डिंग, आर डी वैल्यू। सो फर्स्ट अपन देखते हैं, फर्स्ट में क्या है 75 to 100 ईयर्स, मतलब इतनी पुरानी अगर आपकी बिल्डिंग है तो आर डी की वैल्यू क्या है 1। नेक्स्ट 50 to 75 ईयर्स 1.3, 25 to 50 ईयर्स 2, 20 to 25 ईयर्स 4,
और अगर 20 साल या 20 साल से कम की है तो कितना आ जाएगा आपकी आरडी की वैल्यू 5। सो इस तरह से आप क्या करेंगे, डिप्रिशिएटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।